हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन जिसका आज पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 4 है। इससे पहले के पार्ट 3 है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो टॉप 50 आपके प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो हर एग्ज़ाम में, वो आपका स्टेट एग्ज़ाम हो या आपका सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, तो ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। एग्जामिनर उठाता ही उठाता है, तो देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसके पहले क्वेश्चन का आंसर ही बताएंगे आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था, बताइए। ये कहना चाह रहा है सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है बंगाल और बिहार में। ठीक है, बंगाल और बिहार में सबसे पहले शुरू किया गया। यह व्यवस्था 1793 में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, एक गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया। इसके तहत क्या था, जमींदारों से लगान की राशि स्थायी कर दी गई। ठीक है, स्थायी कर देगी। ये मुख्य रूप से आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बाद में मद्रास और वाराणसी, यहाँ पे भी ये लागू कर दिया गया। ठीक है, इसी स्थायी बंदोबस्त का अन्य नाम क्या है? अगर एग्जामिनर आपको थोड़ा घुमाएगा तो क्या पूछ देगा? जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा। ठीक है, इसके अलावा इसी को एक नाम और दे देते हैं, इस्तमरारी प्रथा। ठीक है, और इसके अलावा एक और है, जागीरदारी बोल देते हैं, जागीरदारी प्रथा। जागीरदारी प्रथा। ठीक है, इसके अलावा मालगुजारी प्रथा भी कहा गया है, मालगुजारी प्रथा। तो एग्जाम में वो कभी जमींदारी प्रथा को बोल देगा, कभी इस्तमरारी प्रथा बोल देता है, कभी जागीरदारी प्रथा कर देता है, कभी मालगुजारी प्रथा करता है, और कभी स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक साइड सूची फर्स्ट दिया है, एक साइड सूची सेकंड, समिति दी है और उनका नियुक्ति का वर्ष दिया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि पूरा दिख पाए आपको। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? कब आई थी बताइए? बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में। तो पहले का पहला मिलान कीजिए, तो पहले का पहला। ऑप्शन भी चेक करते रहिएगा। ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन ए तो कट हो जाएगा, सी भी कट हो जाएगा और डी भी कट हो जाएगा। अशोक मेहता समिति, ठीक है, तो दूसरे का दूसरा, ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरे का दूसरा यहाँ पे बिल्कुल। उसके बाद LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, ये भी तीसरे का तीसरा बिल्कुल सही। और PK थुंगन समिति, ये 1988 में, ये भी बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी 1957 में आई थी। अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में। LM सिंघवी समिति आई थी 1986 में। और PK थुंगन समिति आई थी 1988 में। ठीक है, ये समितियाँ आपके पंचायती राज से संबंधित हैं, पंचायती राज से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए। और वीडियो अच्छी लगती है थोड़ा लाइक कर देना और शेयर जरूर करके जाना दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। ठीक है, बताइए कौन करती है? तो ऑप्शन ए में दिया प्राक्कलन समिति, या ऑप्शन बी लोक उपक्रम समिति, या ऑप्शन सी लोक लेखा समिति, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करती है लोक लेखा समिति की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोक लेखा समिति। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो इसमें समिति में जो प्राक्कलन समिति है, इसमें सदस्यों की संख्या पूछता है तो 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य। ठीक है, और सबके सब लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से। ठीक है, ऑप्शन बी में लोक उपक्रम समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 22 सदस्य होते हैं। 22 में से आपके लोकसभा से होते हैं 5
लोकसभा से कितने होते हैं? तो 15 होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य। राज्यसभा से 7 सदस्य, तो 15 और 7 22, तो टोटल 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी, लोक लेखा समिति की बात करेंगे। लोक लेखा समिति में भी आपके 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें भी आपके 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, इसका कार्यकाल 1 साल का होता है, इसका भी 1 साल का होता है और प्राक्कलन का भी 1 साल का होता है। ठीक है, एक एक साल इनका कार्यकाल होता है, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक साइड झील दिया है, एक साइड अवस्थिति दिया है, तो मिलान कीजिए, इनका जरा मिलान करके देखिए। तो अगर आप में इसके 1 2 भी आएंगे तो आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोकटक झील सभी को लगभग याद रहता है, लोकटक झील है मणिपुर में, तो तीसरे का तीसरा। ठीक है, तो 3 जगह है, ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है और 2 जगह है। ठीक है, तो 2 तो कट हो जाएंगे पहले ही। ठीक, और दूसरा एक और आपको कोई याद आना चाहिए, तो मुझे है ऑप्शन डी वाला याद। तो कालीवेरी झील जो है तमिलनाडु में है, ये बिल्कुल सही है। तो चौथे का चौथा इन 2 ही जगह है। ठीक है, इसके अलावा साला झील है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो पहले का पहला ऑप्शन ए में है, पहले का पहला साला झील है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और बड़खल झील है आपका हरियाणा में, दूसरे का दूसरा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। लोकटक झील है मणिपुर में, ये भी सही है, तीसरे का तीसरा। और चौथा कालीवेली झील तमिलनाडु में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे के कारण आर कहा गया है। ठीक है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए में कहता है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, और दूसरे में कहता है इसका जो कारण दिया है आर, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो क्या सही है? तो इसका जो कथन ए दिया है, अहमदाबाद को भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र कहा गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो मुंबई को कहा गया, अहमदाबाद को नहीं, मुंबई को कहा जाता है, मुंबई को। ठीक है, मुंबई को कहा जाता है, इसी कारण इसे भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, मुंबई को भारत की सूती वस्त्र राजधानी कहा जाता है, वस्त्र राजधानी कहा जाता है। तो इसका जो कथन है ये तो गलत हो जाएगा। और इसका जो कारण है उसको देखिए, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका कथन असत्य है और कारण सही है। तो ऑप्शन ए में दिया है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में कहता है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है, नहीं ए तो गलत है ना, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी है या अरावली श्रेणी है, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट है या ऑप्शन डी विंध्याचल श्रेणी है। तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है ऑप्शन ए हिमाद्री श्रेणी। ठीक है, हिमाद्री श्रेणी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और सबसे पुरानी श्रेणी आएगा तो कौन सी है? अरावली, सबसे पुरानी। ठीक है, सबसे पुरानी श्रेणी आएगा तो आपका अरावली श्रेणी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड पदार्थ दिया है, एक साइड उसका उपयोग दिया है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए किया जाता है, या ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम
वर्षा के लेके जाता है, ये तो बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। लिथियम बाइकोब्रोनेट ये गठिया का उपचार के लेके जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। दूधिया मैग्नीशियम ये प्रति अम्ल है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ये तो होता है। ऑप्शन बी शिक्षा, ये भी होता है। ऑप्शन इसमें तीसरा पॉइंट दिया है जीवन स्तर, ये भी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सही उत्तर चुनना है, बताना है, बताओ। इसमें पॉइंट ए में दिया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, जैव विविधता अधिनियम कब आया, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, प्रोजेक्ट हाथी कब आया, बताइए। तो इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में, 1972 का अधिनियम है। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम आएगा तो कब का है? जैव विविधता अधिनियम है 2002 का, 2002 का। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर आएगा तो कब का है? 1973 का, 1973। और प्रोजेक्ट हाथी आएगा कब? 1992 का। ठीक है, तो मिलाने के लिए आ रखा तो सबसे पहले आएगा आपका वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो सबसे पहले तो पहला वाला आ जाएगा। तो पहले दो इसमें है, इसमें नहीं है, इसके ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आया आपका प्रोजेक्ट टाइगर। तो पहले का पहला आ गया और तीसरा, दूसरे पे तीसरा आएगा तो तीसरा आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका प्रोजेक्ट हाथी, तीसरे पे चौथे पे ठीक आ गया। उसके बाद लास्ट में आएगा जैव विविधता अधिनियम, तो दूसरा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, जैव विविधता अधिनियम 2002 का, प्रोजेक्ट टाइगर आएगा 1973 का और प्रोजेक्ट हाथी आएगा 1992 का। तो इस हिसाब से इनका जो कलानुक्रम जो है, व्यवस्थित जो है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? ठीक है, किसने विरोध किया था नियोजित विकास का? बताइए किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, या ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, या ऑप्शन डी राजीव गांधी। ठीक है, तो नियोजित विकास का विरोध किया था ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। और क्यों किया था? महात्मा गांधी का मुख्य उद्देश्य जो था केंद्रीकृत योजना के बजाय विकेंद्रीकृत का समर्थन करना था इनका। ठीक है, केंद्रीकृत की योजना के बजाय विकेंद्रीकृत के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ठीक है, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज से है, पंचायती राज से। ठीक है, इससे संबंधित है। इसमें कुल कितने विषय हैं? तो कितने विषय रखे गए थे? तो इसमें आपका ऑप्शन सी 29 विषय रखे गए हैं। ठीक है, 29 विषय रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहता है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो किसके लिए यूज होता है 6ठी अनुसूची का प्रावधान? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। इनके अलावा त्रिपुरा के अलावा और कौन कौन है? असम के लिए भी लागू होता है, असम, मेघालय और एक तो आपका त्रिपुरा हो गया और एक मिजोरम। इनके लिए 6ठी अनुसूची में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है बालिका दिवस? ऑप्शन ए 13 जुलाई, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 5 अप्रैल।
तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, 2008 से शुरू किया गया था, 2008 से शुरू किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सामाजिक दृष्टिकोण में सुधार करना। ठीक है, बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सुधार करना है और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे समान अवसर सुनिश्चित करना है राष्ट्रीय बालिका दिवस का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, और 2008 से शुरू किया गया इसको मनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो कौन सा है सैन्य पुरस्कार सबसे सर्वोच्च? ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो परमवीर चक्र है ये सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। ठीक है, युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार लिख दूं मैं इसके आगे, युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता। ठीक है, सर्वोच्च वीरता के लिए दिया जाता है। और ऑप्शन बी अशोक का देखा जाए तो शांतिकालीन, ये शांतिकालीन सर्वोच्च पुरस्कार, शांतिकालीन सर्वोच्च। ठीक है, और ऑप्शन डी आएगा तो वीर चक्र की बात करेंगे तो क्या है? वीर चक्र है युद्धकालीन तीसरा सबसे बड़ा सम्मान, तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है वीर चक्र। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? तो क्या नाम था रोवर का? ऑप्शन ए देवम, ऑप्शन बी विक्रम, ऑप्शन सी विज्ञान या ऑप्शन डी प्रज्ञान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो प्रज्ञान था वो इनका रोवर था चंद्रयान 3 का। ठीक है, इसको लॉन्च कब किया गया? 14 जुलाई कब? 2023 को। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, आता है लॉन्च की डेट, लॉन्च किया गया। और 23 अगस्त को ये दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर गया था। कब? 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो आरपीएफ की फुल फॉर्म पूछा है। आरपीएफ ऑप्शन ए में दिया रेलवे पुलिस फोर्स, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी रिजर्व पुलिस फोर्स, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसकी स्थापना 1957 के अधिनियम के तहत हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लंदन में, ऑप्शन बी अक्रा में, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी सिडनी। तो कहाँ पे है मुख्यालय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1987 में, 1987 में, 1987 में स्थापना हुई थी और 1993 से भारत में कार्यरत है, 1993 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है बिमेस्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है या कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन ए काठमांडू या ऑप्शन बी नई दिल्ली में है या ऑप्शन सी कोलंबो में है या ऑप्शन ढाका में है। ठीक है, बिमेस्टेक जो है इसका मुख्यालय या सचिवालय है आपका ऑप्शन डी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, तो यहाँ पे है। ठीक है, और 1997 में स्थापना हुई थी, 1997 में स्थापना हुई थी बिमेस्टेक की। और इसमें कितने देश हैं? इसमें 7 देश हैं, 7 देश हैं। ठीक है, 7 देश कौन कौन से हैं? 7 देश, एक तो बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश।
ठीक है, आता है इनमें से एक देश नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए बांग्लादेश, भारत के अलावा कौन है, म्यांमार है, म्यांमार, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका है, श्रीलंका, ठीक है। थाईलैंड होगी, थाईलैंड, ठीक है। इसके अलावा भूटान, भूटान, नेपाल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 देश हैं बिमस्टेक में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है आएगा, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है, ठीक है। और स्थापना पूछेगा तो 6 जून 1997 को, 6 जून 1997 को स्थापना हुई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे, ठीक है। सर्वप्रथम मतलब किसने स्थापना की थी वही आएगा, ठीक है। तो गोपाल या ऑप्शन बी नंदलाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी देवपाल, ठीक है। तो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक बंगाल और बिहार पर शासन करने वाला बौद्ध राजवंश था पाल राजवंश, ठीक है। तो इसकी स्थापना या सर्वप्रथम राजा थे ऑप्शन ए गोपाल, ठीक है, गोपाल थे। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऑप्शन ए 17 जनवरी, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 अगस्त या ऑप्शन डी में 21 सितंबर दिया है, बताइए। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और जो पहली बार मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 1950 को, ठीक है, पहली बार मनाया गया, पहली बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है, ठीक है। तो किसको देता है, तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को देता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी राज्यसभा को। तो महान्यायवाद की नियुक्ति का प्रावधान देता है संविधान भारत का ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ठीक है, अनुच्छेद 76A के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 76A के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना आने वाले सभी वीडियो के लिए, और थोड़ा सा लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर अंतिम गतिविधि तर्क तक, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है, ठीक है। तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, कब जोड़े गए, 1976 में, 1976 में। दूसरे में कहा गया चीनी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा की गई, कब की गई, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को, 26 अक्टूबर 1962, ठीक है, विद डेट याद होनी चाहिए इसकी आपको। और तीसरे में कहता है सूचना का अधिकार अधिनियम कब था, 2005 का, 2005 का, ठीक है। और लास्ट दिया पंचायती राज के लिए 73वां संशोधन अधिनियम, यह अधिनियम कब का था, 1992 का था, 1992 का, और ये लागू हुआ था 1993 से। तो लगाइए इनको, सबसे पहले आएगा आपका दूसरा, सबसे पहले दूसरा आएगा ना, सबसे पहले दूसरा आएगा 1962 में, ठीक है। तो ऑप्शन भी चेक करते रहिए, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद आएगा आपका 1976, ठीक है, फिर 1962 के बाद 1976, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका चौथा 1992, ठीक है, चौथा, और 2005 सबसे अंत में आएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए 1976 में, चीनी आक्रमण के कारण आपातकाल घोषणा हुई 26 अक्टूबर 1962 को, सूचना का अधिकार अधिनियम आया 2005 में, और पंचायती राज के लिए 73वां संशोधन अधिनियम आया कब, 1992 में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए VKRV राव, या ऑप्शन बी M विश्वेश्वरैया, या ऑप्शन सी KN रॉय, या ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो क्या है? ठीक है, विश्वेश्वरैया थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो रखा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ इस तरह से है, विश्वेश्वरैया। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। तो ऑप्शन सी इसका बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, M विश्वेश्वरैया की बुक थी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो चयन करें, बताइए ज़रा। सूची फर्स्ट में दिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और दूसरी साइड दिया सूची सेकंड में किस राज्य में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिए हैं, तो इनका मिलान कीजिए। तो सबसे ए में दिया आपका तारापुर। तारापुर कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र, पहले का दूसरा। ऑप्शन भी देखते रहिएगा, पहले का दूसरा। और कैगा है आपका कर्नाटक। ठीक है, कैगा है कहाँ? कर्नाटका में। और कुडनकुलम है तमिलनाडु, तीसरे का तीसरा। और काकरापाड़ा चौथे का पहला। तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। तो ऑप्शन ए इसका, बी इसका सही आंसर बैठ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है लौटता मानसून की अवधारणा निम्नलिखित में से किस ऋतु से संबंधित है? ग्रीष्म ऋतु से, शीत ऋतु से, ऑप्शन सी शरद ऋतु से, ऑप्शन डी बसंत ऋतु से। ठीक है, लौटता हुआ मानसून का संबंध जो है, अगर आप लोग शीत ऋतु से समझे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है शरद ऋतु से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यह मानसून के बाद की अवधि है जो आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीनों के दौरान होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, या ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी तराई क्षेत्र, या ऑप्शन डी सुंदरवन क्षेत्र। ठीक है, तो काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है ऑप्शन बी दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार इसका सही आंसर है। इसका क्षेत्र आता है आपका जो दक्कन के पठार का क्षेत्र आता है, कहाँ पे आता है? एक तो महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा गुजरात हो गया, गुजरात। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इसका क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, और कर्नाटक में भी आता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में भी, AP। ठीक है, आंध्र प्रदेश लिख दिया। जो दक्कन का पठार है उसका क्षेत्र महाराष्ट्र में आता है, गुजरात में आता है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है स्वतंत्रता के बाद एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो कौन बन गया बताइए। तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम, या ऑप्शन डी असम। ठीक है, UCC को लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य है ऑप्शन ए उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, और UCC का उल्लेख जो है संविधान में कहाँ पे है? अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, UCC यानी समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान में है, अनुच्छेद 44 में। इससे पहले गोवा में था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला राज्य है उत्तराखंड, और पहले आएगा तो सबसे पहले आएगा तो गोवा, और स्वतंत्रता के बाद बोलेगा तो उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में अपनी पहली हेली एम्बुलेंस यानी कि हवाई एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए एम्स नई दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, या ऑप्शन सी एम्स भुवनेश्वर, या ऑप्शन डी एम्स भोपाल। ठीक है, तो हवाई हेली एम्बुलेंस जो शुरू की थी, हेली एम्बुलेंस, ऑप्शन बी एम्स ऋषिकेश द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? ठीक है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, इसमें तो नहीं होगा। इसमें क्या है आपका? इसमें है वित्त आयोग।
और ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें भी नहीं है। तो अनुच्छेद 352 में क्या है? 352 में है आपका राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात का उपबंध। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अनुच्छेद 360 में क्या है? 360 में आपका वित्त आपात, वित्त आपात, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है चोल राज का संस्थापक, ठीक है, चोल राज का संस्थापक कौन था? विजयालय था। ये किस राज्य का सामंत था? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा चोल राज का संस्थापक कौन है? तो विजयालय है। ठीक है, तो विजयालय किस राज्य का सामंत था? तो किस राज्य का सामंत था? तो ऑप्शन ए में दिया राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पांड्या, ऑप्शन डी पल्लव। ठीक है, विजयालय जो था ऑप्शन डी पल्लव, पल्लव वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कहता है निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, या ऑप्शन डी बलबन। ठीक है, अपनी आत्मकथा लिखने वाला शासक था ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी फतूहत ए फिरोज शाही के नाम से। लिख देता हूँ यहाँ पे, फतूहत ए फिरोज शाही के नाम से। ठीक है, फतूहत ए फिरोज शाही के नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में कहता है एकवर्त समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थी? ऑप्शन ए व्यापार से, ऑप्शन बी सेना से, ऑप्शन सी शिक्षा से, ऑप्शन डी रेलवे से। ठीक है, तो एकवर्त का संबंध है, एकवर्त समिति का संबंध है ऑप्शन डी रेलवे से। ठीक है, एकवर्त समिति आई थी 1920-21 में। ठीक है, 1920-21 में आई थी ये समिति, सॉरी 1924 में, 1924 में आई थी एकवर्त समिति। ठीक है, रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने के लिए। ठीक है, रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने के लिए आई थी कमेटी, आम बजट से अलग करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है बोल रहा है। सेलिनोमीटर लवणता मापक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी थर्मोमीटर ताप मापक है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बैरोमीटर वायु गति, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्लाइनोमीटर ऊंचाई मापक, ये भी सही है। ठीक है, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, वायु दाब। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है। ये आएगा क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कितने स्तंभ पर आधारित है? तो 4 स्तंभों पर, 4 स्तंभ पर आधारित है। निम्न में से कौन सा इन 4 स्तंभों में से एक नहीं है? ठीक है, तो 4 स्तंभ हैं इसके मेक इन इंडिया के, इनमें से एक नहीं है। तो ऑप्शन ए न्याय प्रक्रियाएं, ये तो है। ऑप्शन बी नए बुनियादी ढांचे, ये भी है। ऑप्शन सी नए गंतव्य, ये नहीं है। ऑप्शन डी नई सोच, ये तो है। ठीक है, नई सोच ये भी है। तो जो नहीं है ऑप्शन सी नहीं है इसका। ठीक है, तो इसकी जगह क्या है? इसकी जगह है नए क्षेत्र, नए क्षेत्र है। ठीक है, नई सोच हो गया, नई क्षेत्र हो गया, नए बुनियादी ढांचे हो गया और नई प्रक्रियाएं हो गया। तो ऑप्शन सी नहीं है। ठीक है, नए गंतव्य की जगह लिख लिए नई क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहता है 35 में निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का वैध संस्करण नहीं है? ऑप्शन ए में दिया IPv4, IPv6, या ऑप्शन सी IPv11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, IPv11 नहीं है, बाकी IP4 है, IPv6 है, ये दोनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए 36 में कहता है निम्न में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है?
दक्षिण भारत का मानचेस्टर। तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है ऑप्शन ए, ठीक है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। और अगर उत्तर भारत का मानचेस्टर आएगा तो उत्तर में लिख देता हूँ यहाँ पे, उत्तर भारत का आएगा तो मानचेस्टर तो किसे कहा जाता है? कानपुर को, कानपुर को, ठीक है। और भारत का मानचेस्टर पूछेगा, भारत का मानचेस्टर आएगा तो क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है, सॉरी। और इसके अलावा, ठीक है, उत्तर भारत को बता दिया कानपुर, भारत का आएगा तो अहमदाबाद, और दक्षिण भारत का आएगा तो कोयम्बटूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है भारत रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो दर बढ़ाने का परिणाम होगा। क्या परिणाम होगा? अगर रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो दर बढ़ा देगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति हो जाएगी, ऑप्शन बी तरलता तथा मांग में कमी हो जाएगी, या ऑप्शन सी बाजार में तरलता में वृद्धि होगी, या ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है जब रिवर्स रेपो दर बढ़ाती है तो उसके परिणाम होते हैं कि तरलता तथा मांग में कमी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है, ठीक है। मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, RAM, रैम, तो ये तो होता है। ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ROM, रोम, ये भी होता है। ऑप्शन सी कैश मेमोरी, ये भी होता है। ऑप्शन डी मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क नहीं होता है, मैग्नेटिक डिस्क नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है निम्न में से कौन सी कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया गया था? ऑप्शन ए चैलैया कमेटी, यही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका तेंदुलकर कमेटी, इसका संबंध किससे था? गरीबी से था। और लकड़वाला कमेटी का संबंध, और ऑप्शन सी लकड़वाला कमेटी, इसका संबंध किससे? गरीबी से ही है, ठीक है। गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए, गरीबी रेखा का आकलन। अगला क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है दो या दो से अधिक राज्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साझा लोक सेवा आयोग बना सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 318 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 319 के तहत, या ऑप्शन डी 323 के तहत, ठीक है। दो या दो से अधिक राज्यों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साझा लोक सेवा आयोग बना सकते हैं? ऑप्शन बी 315 के अनुच्छेद 315 के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है निम्नलिखित में से कौन जियोलॉजी ऑफ द हिमालयाज शीर्षक की पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन है? ऑप्शन ए DN वाडिया, या ऑप्शन बी EH पास्को, ऑप्शन सी A गैंसर, या ऑप्शन डी CS मिडिलमिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। जियोलॉजी ऑफ द हिमालयाज पुस्तक है A गैंसर की, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1931। तो हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1936 में। हैली राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं का उनके संबंधित वर्षों से मिलान करें। तो मिलान कीजिए। ऑप्शन ए में दिया विनियमन अधिनियम, ये कब आया? तो ये आया आपका 1973 में, पहले का तीसरा। भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरे का दूसरा, ठीक है। तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम, ये कब आया? तो 1861, ठीक है, तीसरे का पहला। और मार्ले मिंटो सुधार चौथे का चौथा। तो चौथे का चौथा देख लो एक बार, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है भारतीय दंड संहिता 1860 निम्न में से किस वर्ष लागू हुई थी? ऑप्शन ए 1860 में, या ऑप्शन बी 1861 में, ऑप्शन सी 1862 में, या ऑप्शन डी 1864 में।
तो भारतीय दंड संहिता 1807 लागू हुई थी 1862 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में कहते हैं नीचे दिए गए बाबर के युद्ध को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1529 में, ठीक है। और पानीपत का युद्ध दूसरे में कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब? 1526 में। फिर पूछता चंदेरी का युद्ध, तो तीसरे में कहता है चंदेरी का युद्ध, ये कब हुआ था? ये 1528 में हुआ था। और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। तो लगाइए इनको सीरियल वाइज लगाइए। तो सबसे पहले हुआ था आपका तो सबसे पहले दूसरा आएगा, तो दूसरा ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले पानीपत का युद्ध आएगा, उसके बाद आपका 1527 खानवा का हो जाएगा, उसके बाद आपका तीसरा चंदेरी का 1528 में, और लास्ट में घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो पहला सबसे आखिरी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कहता है अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी मुल्तान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था जब गुजरात जीत के आया था, ठीक है, अकबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मैकाले का स्मरण पत्र 2 फरवरी 1835 को जो आया था उसे कहा जाता है, या ऑप्शन बी शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854 का, या ऑप्शन सी हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 में आया था, इसको कहा जाता है, या ऑप्शन डी हार्टोंग समिति 1929 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854 को अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मैडम भिकाजी कामा, या ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, या ऑप्शन डी सुचित्रा कृपलानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी बाल शास्त्री जाम्बेकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है 1858 से 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादों की व्यवस्था उजागर करता है, यह किसने लिखा है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी दीन बंधु ने, या ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या ऑप्शन डी अक्षय कुमार दत्त ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, दीन बंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और शेयर करके जाना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।